नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो ज्योग्राफी का भूगोल का जो फर्स्ट अध्याय है संसाधन, इस अध्याय का जो एक्सप्लेन वीडियो है, मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट अध्याय हमारा क्या है, संसाधन। तो संसाधन जो अध्याय है इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या कहा जाता है, साजिया अपने घर से आंगन में लगे पानी के नल को बार बार खोल कर पानी से खेल रही थी। यह देखकर आंगन में दादाजी ने कहा, बेटा पानी बर्बाद मत करो, यह एक संसाधन है। साजिया सोचने लगी, संसाधन क्या है। देखिए, एक लड़की है जो साजिया है, वो जो सो अपने घर में जो उसका आंगन होता है वहाँ जो जब पानी का जो वहाँ उसका साधन था, उस पानी को वह बर्बाद कर रही थी, खेल रही थी और पानी को गिरा भी रही थी, ठीक है, नल को खोलकर। तो उसके दादाजी कहते हैं कि बेटा जो सो ये पानी को बर्बाद नहीं करो, क्योंकि पानी बर्बाद करोगे तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। और संसाधन को अगर आप बर्बाद कर देते हैं तो क्या होगा कि हमें आगे जाके हानि होगा। तो साजिया सोचने लगी कि आखिर जल जो है सो हमारे लिए संसाधन कैसे है, ठीक है। जल क्या और हमारे जो प्राकृतिक जो हमें दिए हैं, जैसे कि जल, बहुत कुछ है, कोयला, पत्थर, पेट्रोलियम, ये सब हमारे लिए क्या है, संसाधन है। कैसे संसाधन है आगे समझिएगा। लेकिन यहाँ साजिया जो है सोचने लगती है कि जल हमारे लिए कैसे संसाधन है। देखिए कहा जाता है, हमारे चारों ओर नजर आने वाली वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी है एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, संसाधन कहलाती है। देखिए क्या कहा जाता है कि हमारी आवश्यकताओं को जो पूर्ति करती हो उसे हम संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो संसाधन किसे कहते हैं, अगर आपको को पूछ लिया जाता है, आपसे अगर कोई पूछता है तो आप यहाँ से उत्तर दीजिएगा। कहता है हमारे चारों ओर नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी हैं एवं हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, संसाधन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो सो मतलब संसाधन का जो सो डिफिनेशन यही है। आप इसे, मैं इसे हेडलाइन कर देता हूँ, आप इसे जो सो अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। कहीं अगर संसाधन का डिफिनेशन अगर आपको पूछा जाता है तो संसाधन का डिफिनेशन यही है कि अगर हमारे चारों ओर जो नज़र आने वाली वस्तु और हमारे लिए जो उपयोगी है वो क्या होगा, जैसे संसाधन होगा, ठीक है। हमारे लिए संसाधन जैसे में क्या बोल सकते हैं, जैसे पानी, ठीक है, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब हमारे लिए क्या है, संसाधन है। अगर कोयला ना हो तो क्या ईंधन जो सो ईंधन के रूप में हमें कोयला मिलता है। फिर वायु जो है, वायु के माध्यम से जो हम सांस लेते हैं वो भी हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। आगे कहा जाता है, हम लोग कपड़े धोने एवं नहाने के लिए साबुन तथा पानी का प्रयोग करते हैं। घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा, मोटर गाड़ी, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तक, खाने के लिए हरी सब्जी और अन्य का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी हम संसाधन, यानी कि जिस भी चीज़ से अगर आप लाभ ले रहे हैं और आपका वह फायदेमंद है, आप उससे लाभ ले रहे हैं और आपके लिए वह एक जो सो क्या बोल सकते हैं, उपयोगी चीज़ है, तो उसे आप संसाधन बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वह प्राकृतिक संसाधन या मानव निर्मित संसाधन, जो भी आपको लगे कि हमारे लिए क्या है, बेनिफिट है, उपयोगी है, वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, संसाधन कहलाएगा, ठीक है। आगे कहा जाता है, संसाधन शब्द अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों री अर्थात सोर्स अथवा संसाधन मिलकर बना हुआ है। जो रिसोर्स शब्द है वो री अथवा सोर्स मिलकर जो सो रिसोर्स शब्द बना हुआ है, ठीक है। आगे कहा जाता है, पानी, साबुन, रिक्शा, मोटर गाड़ी, पाठ्य पुस्तक, सब्जी आदि सभी में एक जैसा है। सभी एक जैसा क्या है, सभी में एक जैसा क्या है, ये सब में जो आपको यहाँ नीचे उदाहरण दिया गया, सभी में एक जैसा क्या है, सभी में एक जैसा यही है कि हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है और महत्वपूर्ण संसाधन है, ठीक है। आगे कहा जाता है, कोई भी वस्तु संसाधन बनती है जब उसको कोई मूल्य होता है। सही बात है। और ये बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बन सकती है, जब उसका बहुत ही मूल्य होता है। जैसे कि हमारे लिए देखिए, प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल का रिलेटेड, तो आप यहाँ जो है सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम, ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो
तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है। ठीक है, देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप, और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार ज़रूर देखिएगा। ऑक्सीजन में जो वायु में जो ऑक्सीजन है, अगर वो नहीं रहेगा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो क्या जीवित रह सकते? नहीं। तो हमारे लिए वो जो सब बहुत ही अति बहुमूल्य संसाधन है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, और बहुत ऐसे हैं जैसे कि जल भी अगर नहीं रहा तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? तो ये सब अगर देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, और जिसका मूल्य अधिक होता है। कहने का अर्थ ये है कि कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट जितना रहेगा उतना जो सो आपका वो महत्वपूर्ण संसाधन कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जो एक दो संसाधन हैं वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जल के बिना, वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है। ऐसा नहीं कि और संसाधन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो संसाधन है हमारे लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है मूल का अर्थ महत्व होता है, वो हमारे लिए कितने महत्व है हमारे दैनिक जीवन के लिए, वही जो सो मूल संसाधन बनता है। आगे कहा जाता है इसका प्रयोग या उपयोगी इसे मूल्य प्रदान करता है, और सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, और जितने भी संसाधन हमारे लिए सभी मूल्यवान होते हैं। ठीक है, आगे कहा जाता है फिर संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर होता है। जैसे धातु का आर्थिक मूल्य होता है, और जबकि एक मनोरक भूमि दृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। और ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है वही तो संसाधन है। ठीक है, आगे कहा जाता है कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप के मूल्यवान हो सकते हैं, और हमारे कुछ संसाधन है वो समय के साथ साथ आर्थिक रूप से जो सो मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे कहने का अर्थ आप एक समझिएगा, जैसे शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, शेयर खरीदते हैं, हम लोग शेयर खरीदते हैं, या जो शेयर मार्केट में जो लगाता है वो शेयर खरीदता है, तो क्या करता है कि अभी जो सो वो कम दाम पर लेता है, लेकिन कुछ समय आने के बाद जो सो वो उसे अधिक दामों पर बेच के जाता है। तो क्या होता है, कुछ समय के बाद जो सो कुछ ऐसे संसाधन हैं जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो जाते हैं। आगे फिर कहा जाता है दादी माँ के घरेलू नुस्खों को आज कोई वाणिज्य मूल्य नहीं है, लेकिन यदि ये पेटेंट विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के पश्चात मेडिकल फार्म द्वारा बेची जाती है, तब ये आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाएगी। ठीक है, देखिए कहा जाता है जानने योग्य बातें। देखिए पेटेंट का मतलब किसी विचार अथवा आविष्कार पर व्यक्ति विशेष या संस्थान पर एकमात्र अधिकार होता है। कहने का अर्थ ये बनता है, पेटेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ पर अधिकार। ठीक है, तो उसकी दादी को जो सो वह मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, अब आगे कहा जाता है, समझिएगा। देखिए आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका प्रश्न उत्तर का लिंक दिया हुआ है, आप इस वीडियो को देखने के बाद प्रश्न उत्तर को जरूर देखिएगा, क्योंकि आप प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं तो क्या होगा कि आपका चैप्टर में जितने भी डाउट थे वो सभी जो सो क्या होता है क्लियर हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके क्लास में जितने भी जो परीक्षा होते हैं वो उसमें जो सो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज़्यादा पूछ लिया जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखिए कहा जाता है क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? जो संसाधन हमारे लिए है क्या वो प्राकृतिक उपहार है? नहीं, समझिएगा। यदि हाँ तो ऐसा नहीं, संसाधन हमारे लिए प्राकृतिक उपहार नहीं है। इसे आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं वो आपके जो सो लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण रखता है और महत्व रखता है। कहा जाता है संसाधन मानवीय क्रिया का परिणाम है। सही बात है, अगर संसाधन अगर आपको कोई दिया है, या भगवान दिए हैं या प्राकृतिक दिए हैं, जो भी दिया है, तो आप किस प्रकार से उसे उपयोग कर रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है, आपका परिणाम किस प्रकार आता है। कहा जाता है मनुष्य प्राकृतिक प्रदत्ता
पदार्थों को संसाधन में प्रौद्योगिकी की सहायता से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य कई कार्यों में किया जाता है। जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग कपड़ा एवं अन्य सुखाने में किया जाता था और मनुष्य के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज संसाधन की संरचना करके हैं और प्रत्येक खोज या आविष्कार के अन्य खोज एक आविष्कार होते हैं और इस प्रकार मनुष्य स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। देखिए, कहा जाता है अभी के समय में हम अगर सूर्य का देखे जाए, जो सूर्य का प्रकाश है उसका उपयोग जो है हम लोग बिजली बनाने में करते हैं। लेकिन पहले के प्राचीन काल में अगर देखा जाए या बहुत समय पहले देखा जाए तो क्या होता था, उस समय जो गेहूँ सुखाने या कपड़ा सुखाने या अन्य सुखाने के कार्य में हम लोग धूप का उपयोग करते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं कि सौर ऊर्जा को डायरेक्ट हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करके हम लोग उसका उपयोग करते हैं। तो हमारा क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने कुछ डेवलप किया, हमने कुछ आविष्कार किया और आविष्कार करके कुछ जो है सो सौर ऊर्जा को हमने विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, आगे कहा जाता है फिर कि मनुष्य जो है सो एक बहुत बड़ा क्या है, संसाधन है। और आपको ये बात को ध्यान रखना है कि मनुष्य जो है सो खुद में एक बहुत बड़ा संसाधन है, क्योंकि वो खुद आविष्कार करता है अपने किस चीज़ के लिए, अपने क्या बोल सकते हैं, आवश्यकताओं के लिए अपने आविष्कार करता है। एक कहा जाता है, कहावत है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यानी कि अगर कोई चीज़ अगर आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ गया है तो आप नया चीज़ बनाने लगेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, नया चीज़ बनाएंगे तो नया आविष्कार हो जाएगा। तो आपको आवश्यकता पड़ा, इसीलिए जो सो आप नया चीज़ का जनन कर दिए, तो आवश्यकता ही जननी है। ठीक है, आगे कहा जाता है इसी प्रकार कि इस प्रकार संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दो प्रकार के होते हैं। और अगर संसाधन को देखा जाए तो दो प्रकार का संसाधन होता है, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक से। ठीक है, देखिए मानव निर्मित क्या होता है कि वैसे संसाधन जो मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है उसे मानव निर्मित करते हैं, जो मनुष्य बना के आविष्कारों करता है उसे मानव निर्मित करते हैं। और प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया कि वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिले हैं उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन के अंदर जैसे कि जल हो गया, वायु हो गया, पेट्रोलियम, लोहे, खनिज, ये सब जितने भी हैं जो पृथ्वी के माध्यम से और हमें जो प्राकृतिक से मिलते हैं, जिसे हम बनाते खुद नहीं हैं, वो हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन देखा जाए तो क्या हो सकता है, जैसे कि मानव निर्मित संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा, वो क्या है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ये मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, तो इस प्रकार से संसाधन जो है सो दो प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित संसाधन और एक प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, और देखिए वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप लास्ट तक बने रह के अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो क्या होगा कि आपके जो जितने भी डाउट थे सभी डाउट जो सो इस अध्याय के इस वीडियो को देखने के बाद समाप्त हो जाएंगे। अन्य की कहने का अर्थ ये बनता है कि आपके ये मन में जो सो इस चैप्टर को लेकर जितने भी प्रश्न थे जो कि समझ में कहीं नहीं आता होगा, तो आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका पूरा ही जो सो माइंड क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे से इस अध्याय को समझ जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कहा जाता है संसाधन के प्रकार। अभी आपको मैंने बताया कि संसाधन दो प्रकार के होता है, एक मानव निर्मित संसाधन और दूसरा प्राकृतिक संसाधन। लेकिन यहाँ जो सो संसाधन के मुख्यतः तीन प्रकार बताए गए हैं। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। मानव खुद एक संसाधन है इसी कारण से। ठीक है, अब आगे यहाँ कहा जाता है, समझिएगा, कहा जाता है जानने योग्य बात। इसे भी जो ये बातें होती हैं इसे आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये लिखा है तो ये इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, कहा जाता है किसी कौशल को करने या वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो आप कुछ नया सोचते हैं वही तो प्रौद्योगिकी है। ठीक है, अब देखिए हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है उसे समझिएगा। प्राकृतिक संसाधन देखिए पहले संसाधन को किस प्रकार बांटा गया वो समझिए। देखिए संसाधन है, ठीक है, समझिएगा, संसाधन के प्रकार है और संसाधन को फिर से इधर तीन भागों में बांटा गया। एक जो सब प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव संसाधन। ठीक है, और प्राकृतिक संसाधन के अंदर देखिएगा, प्राकृतिक संसाधन के अंदर ही बहुत से जो सो भागों में बांटा गया है। कहा जाता है उत्पत्ति के आधार पर, जो प्राकृतिक संसाधन हमें उत्पत्ति के आधार पर मिलता है उस पर। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर फिर से दो भागों में बांट दिया गया उत्पत्ति के आधार पर, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि जैव संसाधन अजैव संसाधन क्या है। ठीक है, फिर अगला हमारा विकास और उपयोग के आधार पर कि किस प्रकार से विकास हो रहा है और किस प्रकार से उसका जो सो यूज हो रहा है, उसके आधार पर एक वास्तविक संसाधन है और दूसरा सभ्य संसाधन है। ठीक है, और तीसरा उपयोग के आधार पर, तो उपयोग के आधार पर हमारा हो गया एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा चक्रीय संसाधन। और फिर अगला हमारा है
वितरण के आधार पर हमारा सर्वव्यापक संसाधन और स्थानीय संसाधन, ठीक है। ये हमारा प्राकृतिक संसाधन के अंदर इतने प्रकार के संसाधन आता है, ठीक है। और आप इसे जो सो अपने नोटबुक में कॉपी में नोट करते हुए जाइएगा और इसे जो सो आप ध्यान में रखते जाइएगा कि प्राकृतिक संसाधन के अंदर कितने संसाधन हैं, ठीक है। अब हमारा अगला आता है मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन के एक ही है और दूसरा हमारा मानवीय संसाधन, ठीक है, मानव संसाधन। अब हम आगे देखते हैं, कहा जाता है कौन संसाधन था हमारा, प्राकृतिक संसाधन। जो ये प्राकृतिक संसाधन है इसे हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला देखिए, कहा जाता है वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। देखिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप यहाँ से इसे याद रखिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए मैं हेडलाइन कर देता हूँ और कहाँ से कहाँ तक आगे रखना है। देखिए कहा जाता है वैसे संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, यहाँ तक, ठीक है। और इस प्रकार से यह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और आप जो सो इस बात को, जो प्राकृतिक संसाधन है, इसे आप कॉपी में लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण समझिएगा, नदी, झील, जल, मृदा, खनिज, लवण और वायु के सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और ये सब हमारे क्या है, प्राकृतिक संसाधन, यानी कि वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिलता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। सीधा सीधा समझने का अर्थ है। लेकिन आप जो सो परीक्षा में या कॉपी में अभी नोटबुक कर रहे हैं तो यहाँ वहाँ जो सो उस प्रकार लिखेगा। लेकिन अगर आप सीधा में अपने भाषा में याद रखना चाहते हैं तो आप उसे इस प्रकार से याद रखिएगा कि वैसे संसाधन जो हमें प्राकृतिक से मिलता है उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि पहाड़, पर्वत, ठीक है, और जल, फिर क्या बोल सकते हैं, वायु, जो मनुष्य नहीं बना सकता है वह जो प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है। मनुष्य क्या वायु बना सकता है? नहीं। जल बना सकता है मानते हैं, लेकिन पहाड़ बना सकता है? नहीं। तो पहाड़ ये हो गया, झील हो गया, ये सब मनुष्य नहीं बना सकता है, तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे कहा जाता है, समझिएगा, इन सब संसाधन में से बहुत से प्राकृतिक के संसाधन सीधे उपयोग में लाए जा सकते हैं और कुछ प्राकृतिक संसाधन का अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। और प्राकृतिक संसाधन को उनके विकास एवं प्रयोग के स्तर पर भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। कहा जाता है कि जैसे कि संसाधन तो आपके पास अनलेबल है, प्राकृतिक संसाधन, लेकिन उसे, जैसे कि कोयला संसाधन, कोयला हमारे पास है, ठीक है, तो उसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो क्या निकाल सकते हैं? नहीं। तो उसके लिए हमें औजार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, और टेक्नोलॉजी के कारण से ही हम जो सो पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, निकाल पाते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है, हम प्राकृतिक संसाधन को आपको मैंने बता दिया। और दूसरा हमारा आता है, अगला आता है विकास और उपयोग के आधार पर, ठीक है, कि विकास कितना हो रहा है और उपयोग के आधार पर समझिएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ कोयले के खदान से जो है सो क्या किया जा रहा है, कोयला निकाला जा रहा है। टेक्नोलॉजी अगर अधिक है और क्या बोल सकते हैं, आपके पास औजार अच्छे अच्छे हैं तो आप कम समय में अच्छे जो सो क्या मतलब जो इसके कास्टिंग है वो अधिक कर सकते हैं, ठीक है। अगला कहा जाता है वास्तविक संसाधन और सभ्यता संसाधन, यानी कि हमारा ये विकास के आधार पर है, ठीक है। कहा जाता है वास्तविक संसाधन, समझिएगा, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा हो, ठीक है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। देखिए वास्तविक संसाधन का जो डिफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक है। कहा जाता है वैसे फिर से एक बार समझिएगा, वैसे संसाधन वास्तविक संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, यानी कि जिनकी मात्रा ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा सकता है, उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला है, ठीक है, झारखंड में क्या है, कोयला है, तो कोयला कितना है ये हमें जो सो अनुमान लगा सकते हैं। हमारे पास ये डाटा है कि झारखंड में इतना कोयला है, ठीक है, और उससे हम अभी के समय में उपयोग हम कर सकते हैं, उसी को हम वास्तविक वास्तविक अर्थ क्या होता है कि यानी कि प्रेजेंट में अभी हमारे पास वह संसाधन कितना अनलेबल है और उसे हम उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिए यही जो सो वास्तविक संसाधन कहलाता है। और आगे कहा जाता है पश्चिम बंगाल में खनिज तेल और महाराष्ट्र में दक्कन पठार की काली मृदा और झारखंड में कोयला और बॉक्साइड सभी वास्तविक संसाधन है, क्योंकि अभी ये संसाधन अनलेबल है और इसकी मात्रा भी हमें पता है, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर आपने पहला देख लिया, क्या देखा, वास्तविक संसाधन। अब दूसरा देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर सभ्य संसाधन, ठीक है, सभ्यता नहीं, सभ्य संसाधन कहा जाता है वैसे
संसाधन सभ्य संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है, और वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात नहीं होती है और जिनका वर्तमान समय में उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे देखिए, वास्तविक संसाधन का जो उल्टा है, ठीक है, यानी कि वास्तविक संसाधन में क्या था कि अभी वो मात्रा कितना है वो हमें पता है और इसका वर्तमान में अभी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन सभ्य संसाधन में ऐसा नहीं है, इसका हमें मात्रा पता नहीं है। कि कहने का मतलब है कोयला है, ठीक है, तो कितना मात्रा में है, खनिज लवण है, जैसे कि पेट्रोल है, तो कितना पेट्रोलियम यहाँ है ये हमें पता नहीं है, ठीक है, वो हो गया। और दूसरी बात, उसका उपयोग हम अभी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये भी अगर पता नहीं है तो हमारा वे सभ्य संसाधन के अंदर जाता है, सभ्य संसाधन के अंदर जाता है, क्योंकि उत्पत्ति के आधार पर है, हम उत्पत्ति के आधार पर हम इसे बांट रहे हैं, ठीक है। आगे कहा जाता है लेकिन भविष्य में किया जा सकता है। लेकिन ये भी जो सो इसमें बात है कि हाँ, वो जो सो संसाधन प्रेजेंट में यहाँ है लेकिन उसका उपयोग जो सो अभी नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में उसका उपयोग हम कर सकते हैं। यही जो सो सभ्य संसाधन का वो मतलब डिफिनेशन है कि अभी मतलब संसाधन अनलेवल है लेकिन अभी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में हम कर सकते हैं। आगे कहा जाता है वर्तमान में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का स्तर सभ्यता इस संसाधन को आसानी से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त रूप से उन्नति नहीं है, और लद्दाख में पाया गया यूरेनियम एवं केरल के तटीय रेत पर पाए जाने वाला मोनोवाइट सभ्य संसाधन के उदाहरण है। कहने का अर्थ ये बनता है कि हमारे पास इस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं है कि अभी हम उस संसाधन को जो सो उपयोग में ला सकें, ठीक है, तो हमारा वो सभ्य संसाधन के अंदर जाता है, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर सभ्य संसाधन के अंदर जाता है। यानी कि संसाधन अनलेवल है लेकिन हम उसका उपयोग अभी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उस प्रकार का टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है, हम उस संसाधन को अभी नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे सभ्य संसाधन के अंदर जाएगा। अब अगला आता है 100-200 वर्ष, ठीक है, समझिएगा 100-200 वर्ष पूर्व तीव्र गति वाली हवा, तीव्र गति वाली पवनें एक सम संसाधन थी, किंतु आज वे वास्तविक संसाधन और कुछ अन्य सभ्य संसाधन का पता लगाइए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो पहले के ज़माने में यानी कि 100-200 साल पहले जब वायु चलता था तो वह क्या था, हमारा क्या था, वास्तविक संसाधन नहीं था, सभ्य संसाधन था। लेकिन अभी के समय में देखा जाए तो पवन चक्की के माध्यम से हवा को हम जो सो विद्युत में कन्वर्ट करें, यानी कि पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और हमारे लिए अभी जो सुबह संसाधन क्या हो गया, हमारे लिए अभी जो सुबह संसाधन वो वास्तविक संसाधन बन गया सब संसाधन से, ठीक है। यानी कि हमारे पास पहले ज़माने में टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं था, और टेक्नोलॉजी ना होने के कारण से हम पवन ऊर्जा को जो सो व्यर्थ जाने दे देते थे। लेकिन अभी के समय में हम क्या करते हैं कि पवन ऊर्जा को जो सो हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से सौर ऊर्जा को अगर देखा जाए तो वो भी पहले के समय में नहीं था, जब सौर प्लेट नहीं थे और उसे हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, तो वो हमारे लिए सभ्य संसाधन के अंदर था। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखा जाए, जब हमने जो सो आपने जो सो टेक्नोलॉजी, हमारे साइंटिस्ट सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब सोलर पैनल का जो सो उन्होंने आविष्कार किया, तब हम क्या कर पाते हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर पाते हैं। अर्थात इससे यह पता चलता है कि जो पहले हमारे क्या थे, सभ्य संसाधन के अंदर थे, लेकिन अब जो सुबह वास्तविक संसाधन के अंदर आ गया। तो कहा जिस प्रकार इसमें बताया गया कि आने वाले समय में जो सो उसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो टेक्नोलॉजी अगर आ जाता है तो आने वाले समय में कर सकते हैं। सूर्य का उपयोग जो हम नहीं पहले कर पाते थे क्योंकि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार का टेक्नोलॉजी नहीं था। पवन का भी नहीं था, पवन ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में नहीं कन्वर्ट कर पाते थे क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं था। लेकिन अभी के समय में अगर देखा जाए तो हमारे पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आ गए जो हम जो सो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को जो सो हम क्या पवन ऊर्जा को जो सो विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। पहला हमने देखा किसके आधार पर, समझिएगा, पहला हमने देखा विकास और उपयोग के आधार पर, ठीक है। अब दूसरा हमारा आता है उत्पत्ति के आधार पर कि कितना वो हमारे लिए मतलब क्या मतलब उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि कितना हमारे लिए वो है या नहीं है। यही देखिए, उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन और जैव संसाधन, दो प्रकार के संसाधन होता है, एक जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। कहा जाता है अजैव संसाधन निर्जीव जैसे मृदा, चट्टान, हवा आदि, जबकि जैव संसाधन
ये संसाधन सजीव, पौधे, जंतु और मानव होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो हम उत्पत्ति के आधार पर अगर देखते हैं तो हमारे पास दो संसाधन होता है, एक अजैव संसाधन, दूसरा जैव संसाधन। तो अजैव संसाधन के अंदर सीधे वो सब आ जाते हैं जैसे कि निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि पत्थर आ गया, मृदा आ गया, चट्टाने आ गए, हवा आ गए, तो ये क्या निर्जीव है, लेकिन इसका भी उपयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे दैनिक जीवन में निर्जीव वस्तु का उपयोग नहीं है। जैसे कि हम क्या बोल सकते हैं, हमें रोड बनाने के लिए, घर बनाने के लिए गिट्टी की आवश्यकता पड़ता है। तो गिट्टी की आवश्यकता पड़ता है तो हम पत्थर को जो है सो काट काट के क्या किया जाता है, उससे गिट्टी बनाया जाता है। तो ऐसा थोड़ा है कि मतलब वो निर्जीव वस्तु तो हमारे दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं हो रहा है, नहीं, आप देख सकते हैं निर्जीव वस्तु है तो पर भी हमारे दैनिक जीवन में उसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है, अगर आप देखा जाए तो हमारे दैनिक जीवन में निर्जीव वस्तु का उपयोग ही अधिक है। ठीक है, और अजैव संसाधन जो है, जैव संसाधन जो है उसमें जो सो सजीव वस्तु आ जाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे आ गए हैं। ठीक है, और मानव, जंतु, ये सब हमारे जैव संसाधन के अंदर है। जैसे पेड़ पौधे जो सो सजीव हैं, मनुष्य सजीव है, और यही सबसे हम जो सो जैव और अजैव संसाधन में दो भागों में बढ़ता है। ठीक है, आगे कहा जाता है उपयोग के आधार पर। अब हमने जो सो उत्पत्ति के आधार पर देख लिया, अब आता है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर जो सो तीन भागों में बांटा गया, एक नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन और तीसरा चक्रीय संसाधन। तो सबसे पहले हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। देखिए, कहा जाता है वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिसका शीघ्रता से नवीकरण हो जाता है, अर्थात उसका जो सो दोबारा उपयोग किया जा सकता है। इसमें से कुछ सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा। ठीक है, कहा जाता है नवीकरणीय संसाधन के अंदर कि वैसे संसाधन, देखिए मैं हेडलाइन करते जाता हूँ क्योंकि आपसे इसी के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन क्या, अनवीकरणीय संसाधन, जितने प्रकार के संसाधन पढ़ा आपने उसी के बारे में अधिक पूछा जाता है। तो हम जो सो इसे क्या करते जाते हैं, इसे हेडलाइन करते जाते हैं और इसे जो सो आप ध्यान में रखते जाइएगा। ठीक है, देखिए, और कहाँ से कहाँ तक लिखना है ये समझिएगा। देखिए, नवीकरणीय संसाधन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक है, और इसके कुछ उदाहरण ये समझ लीजिएगा। कहा जाता है वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो जाने की वह जल्दी खत्म हो जाए, नवीकरण हो जाए, अर्थात जिसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन के अंदर क्या, उसका दोबारा उपयोग हम कर सकते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा से हम जो सो तुरंत ही हम विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वह तुरंत ही खत्म हो जाता है, ये बात अलग है। पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमारे लिए नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है और उन पर मानवीय क्रिया का प्रभाव नहीं होता है। सही बात है, और ये सब पर पवन ऊर्जा पर क्या मानवीय क्रिया का और सूर्य ऊर्जा पर मानवीय क्रिया का प्रभाव पड़ता है? नहीं, क्योंकि आप इसे कितनों भी यूज कीजिए ये खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। क्या, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। आगे कहा जाता है जब मृदा और वन जैसे नवीकरणीय संसाधन का लापरवाही से किया गया उपयोग इससे भंडार को प्रभावित करता है और जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोत का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में देखा जा रहा है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जल भी जो सो नवीकरणीय संसाधन के अंदर आता है। तो क्या ऐसा नहीं है कि अगर आप उसे गलत तरीके से यूज करते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप उसे गलत तरीके से यूज करते हैं तो आपको जो सो क्या जल की परेशानी हो सकती है। देखिए, पीने योग्य जल जो सो हमारे पृथ्वी पर बहुत ही कम मात्रा में है, तो पीने योग्य जल जो सो आप उसे अच्छे से यूज कीजिएगा। अगर आप अच्छे से यूज नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपको जल की बहुत ही परेशानी हो सकती है। अब देखिए आगे आपने जो सो उत्पत्ति के आधार पर पहला संसाधन देख लिया, नवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। कहा जाता है वैसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनके भंडार सीमित हो, यानी कि इसका भंडार जो सो सीमित होता है, लेकिन नवीकरणीय संसाधन का भंडार असीमित होता है। जैसे पवन ऊर्जा से हम जो सो सौर ऊर्जा बना सकते हैं और हमारे वो पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं, तो हमारा वो जो सो नवीकरणीय संसाधन के अंदर जाता है, यानी कि उसका जो भंडारण जो सो सीमित नहीं है, असीमित है, उसका उपयोग हम लाइफ टाइम कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय संसाधन के अंदर जो आता है उसका जो सो सीमित होता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि जब हम एक बार कोयले को जला देते हैं तो कोयला ख़त्म हो जाता है और उसका उपयोग फिर हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा, एक बार समाप्त होने के बाद उसके नवीकरण होने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक होता है। जैसे पेट्रोल, कोयला और प्राकृतिक गैस इसके उदाहरण है। अगर आप कोयला, पेट्रोल और अन्य प्रकार की जो गैसें हैं, अगर इसका उपयोग आप कर देते हैं अच्छा से, तो क्या होता है
जब एक बार कर देते हैं तो फिर क्या इसे हम प्राप्त कर सकते हैं, और इसे प्राप्त करने के लिए हमें लाखों करोड़ों वर्ष लग सकता है, जो कि आपके टाइम ये नहीं आ सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन। अब दूसरा हम अब इसका हमारा अगला है चक्रीय संसाधन, जो कि उत्पत्ति के उपयोग के आधार पर है। ठीक है, अब अगला कहा जाता है कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, और चक्रीय संसाधन, चक्रीय का अर्थ क्या होता है कि रिसाइकल, यानी कि जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, उसे हम चक्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वितरण के आधार पर, अगर फिर देखिए चक्रीय संसाधन में भी दो भाग है, एक है वितरण के आधार पर और दूसरा है हमारा पहला हमारा वितरण के आधार पर है। तो देखिए वितरण के आधार पर हमारा पहला आता है सर्वव्यापक संसाधन और दूसरा स्थानीय संसाधन। ठीक है, तो हम पहला देखते हैं सर्वव्यापक संसाधन क्या है और दूसरा स्थानीय संसाधन क्या है। नहीं, ये भी जो वितरण संसाधन है, वितरण के आधार पर है, यह भी हमारा प्राकृतिक संसाधन का ही भाग है। तो एक सर्वव्यापक संसाधन, दूसरा स्थानीय संसाधन है। तो पहला हम देखते हैं किसको, सर्वव्यापक संसाधन को। ठीक है, देखिए कहता है जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं। वैसे संसाधन जो सभी जगह अनलेबल होता है, सभी जगह जो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। जैसे कि क्या बोल सकते हैं, वायु का उपयोग हम हर जगह कर सकते हैं। ठीक है, जल भी आपको लगभग जगह मिल ही जाता है, तो ये भी हमारा सर्वव्यापक संसाधन के अंदर आता है। और वैसे संसाधन जो निश्चित स्थान पर निश्चित पाए जाते हैं, स्थानीय संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वैसे संसाधन जो निश्चित जगह पर पाया जाता है उसे हम निश्चित संसाधन कहेंगे। जैसे कि लोहा, तांबा, कोयला, ये सब जो निश्चित स्थानों पर पाया जाता है। नहीं कि जैसे आपके घर है तो आपके घर के नीचे थोड़े कोयला पाया जाएगा, वो एक निश्चित फिक्स लोकेशन होता है, फिक्स स्थान होता है, उसी स्थान पर वो पाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं भी यह चीज़ निकल सकता है, उसे हम पा सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन के वितरण में विभिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता भूभाग, जलवायु और ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। सही बात है, पृथ्वी पर अगर भूभाग देखा जाए, जलवायु, ऊंचाई, ये सब भी भिन्न भिन्न पाया जाता है, और भिन्न भिन्न स्थानों पर ये भिन्न भिन्न पाया जाता है। अब हमारा अगला आता है मानव निर्मित संसाधन, और आप देख सकते हैं मानव निर्मित संसाधन हमारा पहला सड़क हो गया, दूसरा रेलगाड़ी हो गया, ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, और हम देखते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। हमने प्राकृतिक संसाधन देख लिया, अब मानव निर्मित संसाधन पर आता है। कहा था जब प्राकृतिक पदार्थ का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है, तो नई निर्मित वस्तु मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। और मानव निर्मित संसाधन को मैं हेडलाइन कर देता हूँ कि कहाँ तक इसका डिफिनेशन है, आप इसे समझिएगा। देखिए, कहा जाता है यहाँ से, जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है, यानी कि प्राकृतिक पदार्थ जैसे कि कोयला कच्चे में निकलता है, लेकिन अगर उसे फिर वास्तविक रूप में बदल दिया जाता है, लोहा कच्चे में निकलता है, लेकिन उसका उपयोग जैसे कि छड़ बनाने में होता है और रेल की पटरी बनाने में होता है, तो उसको क्या किया जा रहा है, जो प्राकृतिक रूप से हमें मिला था उसे हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो क्या होता है, अपनी सुविधा के अनुसार उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसी को हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्योंकि मनुष्य अपने क्या बोल सकते हैं, अपने उपयोग के आधार पर उसे क्या करता है, बनाता है और उसे उपयोग करता है। ठीक है, तो वही मानव निर्मित संसाधन कहलाएगा। आगे कहा जाता है वस्तु को बनाने के लिए प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, और लोहा अयस्क एक प्राकृतिक संसाधन है। अगर लोहा अयस्क को देखा जाए तो ये सब क्या है, हमारा प्राकृतिक संसाधन है। आगे कहा जाता है इससे लोहा का निष्कर्षण कर मशीन, औजार, वाहन आदि बनाए जाते हैं। और मानव संसाधन मानव निर्मित संसाधन है, और इसके अलावा प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, और जो टेक्नोलॉजी का उपयोग भी हम करते हैं वो भी क्या है, हमारा मानव निर्मित संसाधन है। क्योंकि टेक्नोलॉजी को भी तो एक मनुष्य बनाया है, तो टेक्नोलॉजी भी मानव निर्मित संसाधन के अंदर आता है। अब हमारा अगला है मानव संसाधन। देखिए, मनुष्य एक स्वयं संसाधन है। ठीक है, कहा जाता है मानव स्वयं में एक संसाधन है। मनुष्य क्या है, एक स्वयं में क्या है, संसाधन है। समझिएगा कैसे। कहा जाता है स्वयं में एक संसाधन है। मानव को संसाधन उसकी संख्या शारीरिक एवं मानसिक शक्ति बताती है।
बनाती है और शारीरिक व मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वच्छता एवं कौशल की सहायता से होता है और इसकी सहायता से ही मनुष्य नई वस्तुओं का निर्माण करने के लायक होता है और देश के युवाओं के कौशल विकास हेतु प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2016 ईस्वी से चलाई जा रही है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मनुष्य स्वयं में एक संसाधन है और मनुष्य अपने जो सो क्या बोल सकते हैं, अपने बुद्धि के जरिए जो सो क्या करता है, नई नई चीज़ों का मतलब आविष्कार करता है। ठीक है, तो मनुष्य जो सो क्या है, एक स्वयं में एक संसाधन है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के द्वारा जो 2016 में इसमें जो युवाओं को जो सो आगे बढ़ने की संवेदना देता है। ठीक है, अब हमारा आगे आता है, देखिए कहा जाता है संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधन का संरक्षण। संरक्षण का अर्थ क्या होता है, बचाव। कि संसाधन जो हमारे पास संसाधन है जैसे कि वन है, जल है, वायु है, ये सब का हम और बहुत ऐसे पेट्रोल है, कोयला है, यानी कि प्राकृतिक के अंदर जितने भी संसाधन है वो भी संसाधन है। मनुष्य जो मानव निर्मित संसाधन है उसके अंदर भी सभी संसाधन को हम कैसे अच्छे से रख रखाव, उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, समझिएगा। कहता हमारे जीवन में बढ़ती आवश्यकताओं के कारण संसाधनों का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है और प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोल अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमारी जो संसाधन, यानी कि हमारी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए बहुत अधिक मात्रा में संसाधन का खपत हो रहा है और उन संसाधन को अगर हम अच्छी तरह से प्रयोग नहीं करते हैं, उपयोग में नहीं लाते हैं, तो बहुत ही जल्द क्या होगा, खत्म हो सकता है और उपयोग करने के बावजूद भी वह खत्म हो सकता है। जैसे कि कोयला, पेट्रोल, ये सब जो सो क्या हो सकता है, समाप्त हो जाएंगे। आगे कहा जाता है संसाधन का संरक्षण आवश्यक है और समझदारी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकता के रहने पर भी उनका प्रयोग कर बचाया जाए। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए, सतत पोषणीय विकास आपसे पूछ लिया जाएगा तो सतत पोषणीय विकास का डिफिनेशन आप समझिएगा। कहा जाता है, देखिए कहा जाता है, यहाँ से समझिएगा, संरक्षण का यह अर्थ नहीं है कि आवश्यकताओं के रहने पर भी उनका प्रयोग ना बचाया जाए और संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकताओं और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना जो हमारे क्या है, सतत पोषणीय विकास है। और आगे कहा जाता है संसाधन के संरक्षण के अतिरिक्त अनेक तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण और पुनः उपयोग के द्वारा संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कहने का अर्थ ये बनता है कि मनुष्य जो है सो संसाधन जहाँ अधिक उपयोग करता है वहाँ कम उपयोग करके जो संसाधन को संरक्षण कर सकता है, बचा सकता है। ठीक है, अब आगे है, कहा जाता है हमारे पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोग का भविष्य पेड़ पौधे और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब आगे कहा जाता है अब हमें यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हमारा कर्तव्य है, पहला, सभी नवीकरणीय संसाधन के उपयोग सतत पोषणीय करना चाहिए, यानी कि सोच समझकर हमें उसका उपयोग करना चाहिए जितने भी नवीकरणीय संसाधन के अंदर है। आगे कहा जाता है पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षण की जाए और पृथ्वी पर जितने जीव हैं जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य और अन्य प्राणी, उसका उपयोग हमें अच्छा से करना चाहिए। अगला, प्राकृतिक पर्यावरणिक तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए और पारितंत्र हमारा जो है उसका हानि जो है सो कम से कम किया जाए। और आगे कहा जाता है संसाधनों का सही ढंग से उपयोग ताकि वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तो कर सके लेकिन भविष्य पीढ़ी की आवश्यकताओं भी पूरी हो सके। और सतत विकास की अवधारणा मूल में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में आया था। कहने का अर्थ ये बनता है और हमें अपने संसाधन को ऐसा उपयोग करना चाहिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी जो सो अब ये संसाधन रह जाए। जैसे कि कोयला अगर हम अभी सब उपयोग कर लेते हैं तो क्या आने वाले पीढ़ी के लिए कोयला के बारे में वह जान भी नहीं पाएगा और वह जो सुबह ऊर्जा वो खो बैठेगा। और इस प्रकार से अगर हम अच्छे तरह से अपने संसाधन को उपयोग नहीं करते हैं तो हम जो सो ये संसाधन खो बैठेंगे
और जल्दी खत्म हो जाएगा। आगे कहा जाता है सतत पोषणीय विकास के लिए कुछ सिद्धांत जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मानव जीवन का गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षण करना, और ये हमारे सतत पोषणीय विकास के अंदर आता है कि मानव जीवन को जो सो गुणवत्ता को क्या करना है, बढ़ाना है, और पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षण करना है। ठीक है, ये सब हमारा मुख्य कार्य है कि हमें ये सब को जो सो अच्छी तरह से संरक्षण रखना है। फिर आगे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधनों को सदूषण उपयोग और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण और संसाधनों का पुनः उपयोग और संसाधन का अच्छी तरह से उपयोग करना। यानी कि एक बार उपयोग किए तो ऐसा नहीं कि फिर उपयोग नहीं हो सकता है, तो उसे अगर उपयोग करने लायक है तो उसे फिर से उपयोग आप कर सकते हैं। अगला है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहारों और अभ्यास में परिवर्तन और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। कहने का अर्थ ये बनता है कि अपने संसाधन को आप अच्छी तरह से जो है रख रखाव कीजिए, नहीं तो आने वाले जो पीढ़ी हैं वो संसाधन को खो बैठेंगे। और इस प्रकार से इस अध्याय जो है सो संसाधन अध्याय फर्स्ट चैप्टर जो है सो कंप्लीट होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो और यहाँ तक आपने वीडियो लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू बोल सकते हैं आपको। और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और शेयर अगर करने के बाद आप जो सो आपके मित्र देख लेते हैं तो उसे हमारे जो सो चैनल के बारे में बताइएगा कि इस चैनल पर जो सो सभी क्लास के आपके रिलेटेड वीडियो आते हैं। तो ठीक है, फिर आपको मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।